बच्चों, पिछले अध्याय में हमने दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में जाना था। हमने जाना था कि किस तरह से सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध के दौर से संपूर्ण विश्व बाहर आया था और दो ध्रुवीयता का अंत हो गया था। वहाँ हमने देखा था कि दो संभावनाएं हमारे सामने थी कि क्या विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था में बदलेगा या फिर विश्व में बहुध्रुवीय व्यवस्था की शुरुआत होगी। तो चलते हैं उसी की अगली कड़ी में, अपने अध्याय संख्या 3 में, जो हमें बताएगा कि दो ध्रुवीयता के अंत का क्या असर पड़ा वैश्विक राजनीति पर, विश्व के फलक पर। क्या अब एक महाशक्ति मात्र अमेरिका रह गई थी? तो हाँ, ये सच है कि अब विश्व मंच पर केवल एक महाशक्ति अमेरिका रह गई थी और अब दौर शुरू हो चुका था अमेरिका के वर्चस्व का। किस रूप में था ये अमेरिकी वर्चस्व, किस तरह का था ये अमेरिकी वर्चस्व, क्या थे इसके परिणाम और किस तरह की थी परिस्थितियां और किन किन हालातों में किन किन स्थानों पर अमेरिका ने अपने वर्चस्व को दर्शाया या फिर कहें कि अपने वर्चस्व को प्रदर्शित किया। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस अध्याय में। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में? हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति को, उसके विस्तार को और उसकी सीमाओं को, कि ये प्रकृति कैसी थी अमेरिकी प्रभुत्व की, उसका विस्तार कहाँ तक था, क्या वो केवल सैन्य शक्ति के अर्थ में था, क्या वो सांस्कृतिक अर्थ में था या फिर वो अर्थव्यवस्था के अर्थ में था। तो किन अर्थों में अमेरिकी वर्चस्व का विस्तार था और उसकी सीमाएं, क्या उन पर लगाम लगाने वाली कोई परिस्थितियां उत्पन्न हुई, कोई शक्ति उत्पन्न हुई, तो क्या उसकी सीमाएं रही अमेरिकी वर्चस्व की, इस बारे में हम जानेंगे अपने इस अध्याय में। साथ ही हम पढ़ने वाले हैं खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमलों तक की घटनाओं के बारे में। वर्चस्व की धारणा के सहारे इस प्रभुत्व की प्रकृति को हम समझेंगे और साथ ही हम समझेंगे अमेरिका से निपटने के लिए भारत के नीतिगत विकास के बारे में, कि भारत ने अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रखी थी और भारत ने कौन सी ऐसी नीतियों का निर्माण किया था, भारत ने क्या विदेश नीति के सिद्धांत लिए थे कि वो अमेरिकी वर्चस्व से निपटने को तैयार दिख रहा था और अमेरिकी वर्चस्व के सामने आई चुनौतियों को। तो इन सारी बातों का विस्तार से अध्ययन हम करने वाले हैं इस अध्याय में। इस अध्याय के अध्ययन की हम शुरुआत करें उससे पहले हम छोटी छोटी 3 कहानियाँ लेकर चलते हैं। पहली कहानी है वो एक होशियार लड़की आयशा की है, जो कि बगदाद में रहती है। आयशा की बड़ी होशियार है पढ़ाई में और उसका सपना बड़े होकर डॉक्टर बनने का है। आयशा अपना ये सपना संजोए है, लेकिन एक दिन वो एक ठिकाने पर, इराक पर जब हमला हो रहा था, एक ठिकाने पर वो अपने दोस्तों के साथ छिपी हुई थी और तभी एक हवाई मिसाइल आकर उनके ठिकाने पर गई और उस घटना में आयशा की एक टांग जाती रही। हालांकि आयशा की एक टांग जाती रही, लेकिन उसका सपना आज भी उतना ही प्रबल है, उतना ही सजग है, उतना ही जीवित है। अब भी वो डॉक्टर बनने का सपना पाले है। धीरे धीरे उसने चलना सीख लिया है, लेकिन वो सपना तब पूरा हो सकता है जब विदेशी सेनाएं उसके देश को छोड़कर चली जाएं। दूसरी कहानी है जाबू की। जाबू दक्षिणी अफ्रीका के डरबन में रहते हैं। जाबू एक कलाकार हैं, वो बहुत शानदार चित्रकारी करते हैं। उनकी चित्रकारी पर उनकी पारंपरिक कला का असर है और वो बड़े होकर किसी आर्ट स्कूल में दाखिला लेकर बड़े चित्रकार बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पिताजी चाहते हैं कि जाबू MBA की पढ़ाई करे और उनके व्यवसाय में उनका हाथ बटाए, उनके व्यवसाय को आगे लेकर जाए। तीसरी कहानी आंद्रेई की है। आंद्रेई ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में रहते हैं। उनके माता पिता हैं वो रूस से आए हुए आप्रवासी हैं। जब चर्च जा रहे थे माता पिता के साथ आंद्रेई, तो उन्होंने नीली जींस पहन ली और इस बात से उनकी माँ आपे से बाहर हो गई। उनका कहना था कि चर्च में जाते हुए उन्हें शालीन कपड़े पहनने चाहिए, जबकि आंद्रेई का जवाब था कि जींस कूल है। तब उनके पिताजी ने बात को संभालते हुए कहा कि वो भी जब युवा थे तो लेनिनग्राद में वो भी ऐसी जींस पहना करते थे। तो
तो ये 3 कहानियाँ क्यों ली हमने? ये तीनों ही कहानियाँ कहीं ना कहीं अमेरिकी वर्चस्व की बात कह रही हैं। इन तीनों ही कहानियों में अमेरिकी वर्चस्व परिलक्षित हो रहा है। क्यों और कैसे परिलक्षित हो रहा है, ये हम जो अपने आगे के इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, आगे हम जानेंगे सभी मुद्दों को, सभी पहलुओं को। तब हम बीच बीच में मिलते रहेंगे आयशा, जाबू और आंद्रेई से, और हम अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति के सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है अमेरिकी वर्चस्व ने। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अमेरिकी वर्चस्व के इस दौर को जानने की पहली कड़ी में नई विश्व व्यवस्था के बारे में। ये नई विश्व व्यवस्था क्या थी? देखिए, अगस्त 1990 की बात है। इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। इराक को समझाने की तमाम कोशिशें नाकामयाब रही। मतलब कि इराक को समझाया गया, कई राजनयिक कोशिशें की गई, लेकिन इराक नहीं समझा। उसने कुवैत पर क्योंकि हमला कर दिया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का नाटकीय फैसला था। इसको नाटकीय फैसला क्यों कहा गया? क्योंकि शीत युद्ध के दौर में जहां बहुत मुख्य महत्वपूर्ण मुद्दे हुए थे, मसले हुए थे, उस पर इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने चुप्पी साध रखी थी। और यहाँ इसने कुवैत को मुक्त कराने के लिए इराक के खिलाफ बल प्रयोग की अनुमति दी है। तो इसलिए ये फैसला एक रूप से नाटकीय फैसला कहा गया था। शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर मामलों में यूएनओ की चुप्पी थी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसको नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया था। किसको? कुवैत को इराकी हमले से मुक्त करवाने को। तो ये कहलाई थी एक तरह से नई विश्व व्यवस्था। अब हम चलते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध की ओर। 34 देशों की मिली जुली और अत्यधिक सैनिकों की, लगभग 60 से 70 हजार सैनिकों की एक सेना थी, और उसने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। इस सैन्य अभियान के जो प्रमुख थे वो अमरीकी, जर्मन, नॉर्मल स्वारजकाव थे, और 75% अमरीकी सैनिक इस सेना के अंदर शामिल थे। और इस सैन्य अभियान को अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म नाम दिया था, और इसमें इराक परास्त हो गया था और उसे कुवैत से हटना पड़ा था। इस तरह से कुवैत को मुक्त करा लिया गया था। हालांकि अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी थी, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं अमेरिकी वर्चस्व को कि इस सेना में 75% अमेरिकी सैनिक थे। इन्होंने इराक पर हमला किया था। कुवैत को मुक्त कराने का ये अभियान था। इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म कहा गया था। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। इराक परास्त हो गया था और कुवैत से इराक पीछे हट गया था। तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध से जाहिर हो गया कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं। अर्थात अमेरिका के पास एक भारी भरकम शक्तिशाली सैन्य क्षमता है। प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। अमेरिका ने इस युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया था, और पर्यवेक्षकों ने, राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इसको कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इराक के विरुद्ध अमेरिका का आक्रमण था, इसका व्यापक मीडिया प्रचार प्रसार हुआ था। लोग अपने घरों पर बैठे बैठे आराम से टीवी पर इराकी सेना को धराशायी होते हुए देख रहे थे। और यह भी सुनने को मिलता है कि इस युद्ध में जितने पैसे अमेरिका ने खर्च किए थे, उससे कहीं ज़्यादा पैसे अमेरिका ने कमाए थे। जापान और जर्मनी जैसे देशों से अमेरिका को पैसा मिला था। तो ये था प्रथम खाड़ी युद्ध, जिसने ये साबित कर दिया कि अमेरिका सैन्य शक्ति की दृष्टि से बेहद मजबूत है, बलवान है, शक्तिशाली है, और साथ ही प्रौद्योगिकी के मामले में भी अमेरिका ने बहुत आगे तक की पहुंच बना ली थी, बहुत आगे निकल गया था। अब हम चलते हैं क्लिंटन के दौर की ओर। बात 1992 की है। जॉर्ज बुश जो कि राष्ट्रपति थे, उनको बिल क्लिंटन ने हरा दिया था। बिल क्लिंटन ने चुनाव प्रचार में घरेलू राजनीति को निशाना बनाया था, और बिल क्लिंटन ने जो कठोर विदेश नीति थी, शक्ति प्रदर्शन की, सैन्य क्षमता को बढ़ाने की, उसके स्थान पर लोकतंत्र के लिए, उदारतावाद के लिए, जन कल्याण के लिए अपना ध्यान लगाया था। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है
है कि बिल क्लिंटन के दौर में भी ऐसे शक्ति प्रदर्शन वाले घटनाक्रम नहीं हुए थे। चलते हैं 1999 में। 1999 में कोसोवो में युगोस्लाविया ने, मतलब कि युगोस्लाविया का एक प्रांत है कोसोवो, वहाँ पर अल्बेनियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी। युगोस्लाविया ने अपने ही प्रांत कोसोवो में वहाँ की अल्बेनियाई जाति के लोग थे, वर्ग के लोग थे, वो आंदोलन कर रहे थे, तो उनको कुचलने के लिए युगोस्लाविया ने सैन्य कार्रवाई की थी। अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने युगोस्लाविया के देशों पर 2 महीने तक बमबारी की। स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार चली गई और कोसोवो पर नाटो की सेना है वो काबीज हो गई थी। फिर आगे चलते हैं तो केन्या की नैरोबी और दार ए सलाम जो कि तंजानिया में है, वहाँ के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में अमेरिका ने हमला किया था और अलकायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया था। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चला था, अमेरिका ने चलाया था क्लिंटन के दौर में। सूडान और अफगानिस्तान के जो अलकायदा के ठिकाने हैं उन पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए गए और इन कार्यों के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भी इन्होंने परवाह नहीं की थी। ना तो संयुक्त राष्ट्र की अनुमति यहाँ पर ली गई थी और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह की गई थी। तो देखा हमने किस तरह से यहाँ अमेरिकी वर्चस्व दिखाई दे रहा है। युगोस्लाविया की जो कहें कि अपनी आंतरिक समस्या थी, उनका गृह युद्ध था, वहाँ नाटो की सेना ने हस्तक्षेप किया, वहाँ की सरकार गिर गई थी। साथ ही हम देखते हैं कि अमेरिकी दूतावासों पर जो कि बमबारी हुई थी, जो कि हमले हुए थे, उसका कहें कि बदला लेने के लिए और अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से हमले अमेरिका ने किए थे। और इस दौरान अमेरिका ने ना तो संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति लेना जरूरी समझा और ना ही उसने विश्व कानून की किसी भी तरह की परवाह की थी। अब आगे चलते हैं और अब हम चलते हैं विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना जिसे हम 9/11 के नाम से जानते हैं। 9/11 है वो बात है 11 सितंबर 2001 की। इसे हम भारतीय महीनों में हम जैसे कि तारीख पहले लिखते हैं और महीना बाद में लिखते हैं। अमेरिका में इसका उल्टा होता है, यहाँ पर महीना पहले लिखा है, इन्होंने तारीख बाद में लिखी है। तो 9/11 को हम पढ़ेंगे 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001 को एक ऐसी घटना हुई थी, आतंकवादी घटना हुई थी, जिसका प्रभाव संपूर्ण वैश्विक राजनीति पर देखने को मिला था। तो क्या थी ये 9/11 की घटना, देखते हैं। 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमान थे, उन्होंने उड़ान भरी थी। 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों ने, अमेरिकी विमान थे, व्यावसायिक विमान थे। थोड़ी ही देर बाद में अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने विमानों पर कब्जा कर लिया। ये जो 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमान थे जिन्होंने उड़ान भरी थी, उन पर अरब देशों के 19 अपहरणकर्ता थे, उन्होंने इन विमानों पर कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के बाद में क्या हुआ था कि जो पहला विमान था वो न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकराया गया था। दूसरा विमान था, उसको भी न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर से टकराया गया था। एक को उत्तरी टावर से टकराया था, दूसरे को दक्षिणी टावर से टकराया था। तीसरा था वो वर्जीनिया के आर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया था। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय स्थित है। और जो चौथा विमान था उसको अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया था। तो एक बड़ा आतंकवादी हमला यहाँ हमें देखने को मिला और इसमें कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, बहुत सारे नागरिक घायल हो गए थे। लगभग 3000 व्यक्ति यहाँ पर मारे गए थे। अमेरिकी जमीन पर ये अब तक का सबसे गंभीर हमला था और इसकी तुलना की गई थी 1814 और 1941 के हमलों से। 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। तो ये जो इस तरह के बड़े हमले थे, इनसे तुलना की गई थी। कई निर्दोष लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई थी। और ये आतंकवाद के विरुद्ध अब एक विश्वव्यापी युद्ध शुरू होना था, क्योंकि आतंकवादी हमला अमेरिका पर हुआ था। अमेरिका को ये बात कैसे बर्दाश्त हो सकती थी। अब अमेरिका ने इस आतंकवाद के खिलाफ एक विश्वव्यापी युद्ध शुरू कर दिया था। क्या था ये युद्ध? अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। ये जो युद्ध था
था, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। यह अभियान उन सभी देशों के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया गया था। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार तक को भी जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खाने में बंदी बनाकर रखा गया। यानी कि जिन भी लोगों पर शक था, खासकर मुख्य निशाना अलकायदा और तालिबान थे, लेकिन फिर भी जिस पर भी शक था, सभी देशों से, विश्व के अलग अलग देशों से अमेरिकी सेना ने गिरफ्तारियां की। लोगों को खुफिया जेल खाने में डाल दिया गया और इस बारे में ना उनके देश को जानकारी दी गई और ना ही किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह की गई। यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द हमारे सामने आएगा, ग्वांतानो बे। ग्वांतानो बे है वो क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना था और इस ठिकाने में बंदियों को रखा गया था। अमेरिका ने उन बंदियों को रखा था और इस जगह रखे गए बंदियों को ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त थी और ना ही खुद अमेरिका के कानूनों की सुरक्षा प्राप्त थी। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों को भी इन बंदियों से मिलने की इजाज़त नहीं थी। तो देखिए आपने कि कितना एक कहें कि वापस अपने जो आतंकवादी हमला था उसका बदला लेने के लिए और अमेरिका ने कितना सघन, कितना गहन ऑपरेशन चला रखा था, अभियान चला रखा था। इराक पर आक्रमण की बात करें तो इराक पर आक्रमण का उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का कारण इन्होंने बताया था कि सामूहिक हथियार बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ये हमला कर रहा है। हमला करने वाले कौन थे? अमेरिकी अगुवाई में कोएलिशन ऑफ विलिंग्स में 40 से ज़्यादा देश शामिल थे और संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति नहीं मिली थी। यहाँ ये बात याद रखने की है कि ये जो कोएलिशन ऑफ विलिंग्स था, आकांक्षाओं का महाजोट कहें इसको हिंदी में, 40 देश इसमें शामिल थे। नेतृत्वकर्ता अमेरिका था। इराक पर इन्होंने हमला किया था। कारण ये बताया था कि इराक के अंदर और मानव संहार करने वाले हथियार बनाए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी कोई अनुमति नहीं दी थी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने ये हमला किया था। इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इसको नाम दिया गया था। और जब उन्होंने हमला किया तो इराक में ऐसे हथियार बनाने के कोई भी प्रमाण नहीं मिले थे, जबकि अमेरिका ने ये कहा था कि घातक मानव संहार करने वाले हथियार इराक में बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हथियार मिलाने का प्रमाण, हथियार बनाने का प्रमाण नहीं मिला। इसका तात्पर्य क्या था? इसका तात्पर्य बस इतना सा ही था कि ये कारण अमेरिका के द्वारा केवल बताने भर के लिए था, जबकि इराक पर हमला करने का असली मकसद कुछ और था। क्या था वो असली मकसद? वो असली मकसद था इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार को कायम रखना। यहाँ शायद आप समझ पा रहे हैं वर्चस्व के कहें कि उस स्तर को, वर्चस्व के उस दौर को। अब आप फिर से याद कर लीजिए एक बार आयशा को, कि आयशा इराक के बगदाद में है और वहाँ एक हवाई मिसाइल आके गिरी है और उसका एक पाँव उसे खोना पड़ा है। तो वो अमेरिकी वर्चस्व की शिकार है। यहाँ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके अपने वर्चस्व स्थापित किए जा रहा है। यहाँ देखा कि अमेरिका ने मानव संहार के हथियारों पर रोक लगाने के लिए इराक पर आक्रमण किया है। ये एक कहने भर का कारण था और यहाँ अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुमति नहीं मिली, जिसकी भी परवाह नहीं की और इराक पर हमला किया। और कारण क्या था? इराक के तेल भंडार और इराक में अपनी मनपसंद की सरकार को बैठाना। देखते हैं इसके परिणाम क्या हुए इराकी हमले के। इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। जल्दी ही उनकी सरकार गिर गई। इराकी सरकार ने जल्दी ही घुटने टेक दिए, लेकिन वहाँ शांति कायम करने में अमेरिका असफल रहा। वहाँ अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ लोगों ने, आम जनता ने एक तरह से युद्ध सा छेड़ दिया था और जिसे शांत करवाने में, वहाँ शांति बहाल करने में अमेरिका पूरी तरह से असफल रहा था। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्ण व्यापी विद्रोह भड़क उठा था।
अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए थे और इराक के इससे भी कहीं ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए। तो एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। यहाँ जो अमेरिकी की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन है, यहाँ जो अमेरिका के वर्चस्व का, हम कहें कि अपनी शक्ति के बल पर अपना प्रभुत्व कायम करने की आकांक्षा है, इससे प्रभावित है आयशा, जो कि डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन अमेरिकी हमले में उसने अपनी टांग खो दी है। उसके सपने आज भी जीवित हैं, लेकिन वो इंतजार कर रही है कि अमेरिकी सेनाएं, विदेशी सेनाएं यहाँ से हट जाए तो वो अपने सपने को हकीकत में बदल सके। तो देखा हमने अमेरिकी वर्चस्व के एक रूप को, जहाँ सैन्य क्षमता का प्रदर्शन हो रहा है, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है और अपनी सैन्य शक्ति के बल पर, अपनी सैनिक ताकत के बल पर अमेरिका अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व कायम कर रहा है। लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, नई विश्व व्यवस्था क्या है? बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं नई विश्व व्यवस्था क्या है। इराक द्वारा कुवैत पर हमले करने से संबंधित हमने अच्छे से पढ़ा था, इस बारे में आपको बताना है नई विश्व व्यवस्था क्या है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में 9/11 क्या है? इससे विश्वव्यापी क्या व्यापी प्रभाव पड़े। 9/11 के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, पूरे विश्व के अंदर घटित हुई एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला अमेरिकी ज़मीन पर, और उस हमले के विरुद्ध बाद में अमेरिका का चलाया हुआ सघन अभियान। बहुत अच्छे से आपने इस बारे में जाना है और भी इस बारे में जानकारी जुटाइए और इसका एक अच्छा सा उत्तर तैयार कीजिए। वाकई में 9/11 क्या था और क्या इसके परिणाम हुए। अमेरिका द्वारा किए गए इराक पर हमले का क्या नाम दिया गया? बहुत आसान सा छोटा सा आंसर है, ज़रूर आपको आता है ये। तो अच्छे से आपने ये जाना है, पढ़ा है अमेरिकी वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में। आगे हम और पढ़ेंगे अमेरिकी वर्चस्व के रूप को। तब तक के लिए धन्यवाद।